हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम जीव और समष्टियाँ का जो है पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम जो आप देख पा रहे होंगे क्या बताएंगे। जैसा कि कल कुछ चीज़ें हमने जो बता दी थी उसका आज हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम पढ़ा रहे थे कल पर्यावरण। पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण की अगर हम बात करें तो जीवों के आसपास जो कुछ भी उपस्थित है उसी को हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक चीज हमने बताई थी, वास स्थान क्या होता है। वास स्थान। तो जब हम बात वास स्थान की कर रहे थे तो जो जीव पाए जाते हैं, जीव जहां पर वास करते हैं, मतलब जीव जहां पर रहते हैं अपनी दैनिक क्रिया करते हैं, जैसे जनन प्रजनन और पाचन, ये सब क्रियाएं अनेक क्रियाएं करते हैं, तो उस स्थान को ही क्या बोला जाता है, वास स्थान बोला जाता है, जहां जीव रहता है। इसके बाद में हमने बोला था वृष्ट, कि वृष्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें वृष्ट, तो कोई एक जीव, अपने आप में कोई एक जीव क्या कहलाता है, वृष्ट कहलाता है। कोई भी एक जीव अपने आप में वृष्ट कहलाता है। इसके बाद में हमने बोला था समष्टि, कि समष्टियां किसे कहा जाता है। समष्टियां किसे कहा जाता है। तो एक ये जीव कोई है, तो एक जीव ना होकर यही अनेक जीव, यही जो अनेक जीव मतलब बहुत सारे जीव हो जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएंगे, समष्टियां कहलाएंगे। मतलब ये जीव, बहुत सारे जीव मिलकर क्या बना लेते हैं, एक समष्टियां बना लेते हैं। इसके बाद में आया था समुदाय, कि समुदाय क्या होता है। तो समुदाय अगर बात करें, जैसे मनुष्य है, ये मनुष्य है, और यहीं पे और बकरी वगैरह पाई जाए, या कुछ भी दूसरा कोई दूसरा जीव पाया जाए, समझ रहे हो। भाई समुदाय का मतलब क्या होता है, कि मतलब मनुष्य के साथ साथ में कोई दूसरा भी जीव पाया जाए। ठीक, जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो समष्टियों के समूह पाए जाए, समष्टियों के समूह पाए जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समुदाय बोलेंगे। ठीक। इसके बाद में आया था पारितंत्र। पारितंत्र, की पारितंत्र क्या होता था। तो पारितंत्र का मतलब ये होता है जहां पर इन समुदायों के समूह पाए जाए, जहां पर समुदायों के समूह पाए जाए। ठीक। इसके बाद में इसके समूह, समुदाय के क्या पाए जाए, समुदाय के समूह, समुदाय के समूह। ठीक। या कह सकते हैं यहाँ पे जैविक अजैविक कारक भी पाए जाएंगे, वातावरण के कारक भी पाए जाएंगे। ठीक। इसके बाद में आया था जीओम। जीओम, जीओम क्या था, जहां पे पारितंत्र के ग्रुप पाए जाए, समूह पाए जाए। जैसे हमने बात बताया था, एक जंगल है कोई, उस जंगल में एक छोटी सी झील है, तो इस झील में जलीय जीव होंगे और स्थल में स्थलीय जीव भी होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो पारितंत्र हो गए, तो इसको हम क्या बोल देते थे, जीवोम। इसके बाद में आया था जीवमंडल। जीवमंडल, जीवमंडल क्या था। तो जीवमंडल की अगर हम बात करें तो यह जीवमंडल ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव रहते हैं, वास करते हैं। ठीक, मतलब रहते हैं। ये इतना हो गया था, अब आगे हम बढ़ेंगे इसको मिटा के धीरे से। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको पर्यावरण, पारितंत्र जो है, जो पर्यावरण वास्तव में बना है वो कितने घटकों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जो मिलकर बना है वो मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना है। कितने घटकों से मिलकर बना है, दो। एक होता है अजैविक या भौतिक, या इसी को निर्जीव घटक भी बोला जाता है, निर्जीव इसी को निर्जीव घटक भी बोला जाता है। ठीक। या जैविक, दो घटकों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है, जिसमें नंबर एक आता है अजैविक, नंबर दो जैविक। अब हम जब इसको हम पहले पढ़ेंगे अजैविक कारक को या अजैविक घटकों को, तो इसको भी क्या किया गया है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है जलवायु संबंधी कारक।
जो जलवायु संबंधी कारक आता है कि जलवायु को कैसे कैसे ये प्रभावित करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रकाश, तापमान, जल, वायु, या बहुत चीजें आती है, जैसे आर्द्रता हो गई, वायुमंडल की आर्द्रता हो गई, वायुमंडलीय आर्द्रता हो गई, वायुमंडलीय गैसें हो गई, वायु हो गई, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ता है अर्थ के आगे। इसके बाद में आता है स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक जैसे समुद्र तल से ऊंचाई, अगर समुद्र तल से नीचे है तब भी प्रभाव इसका पड़ता है, और समुद्र तल से नीचे है तब भी इसका प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर पड़ेगा? वातावरण के ऊपर पड़ता है। दूसरा, पर्वत या घाटियों की दिशा। पर्वत या घाटियों की दिशा से भी पर्यावरण के पर प्रभाव पड़ता है। और एक चीज बताते हैं आपको, पर्यावरणीय कारक क्या होता है? पर्यावरणीय कारक कारक तो पर्यावरणीय कारक का मतलब यह होता है जीवों के जीवों के ऊपर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं, उससे ही हम बोलते हैं वातावरणीय या पर्यावरणीय कारक। जीवों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव डालते हैं अपना, उसी को हम बोलते हैं पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक। ठीक, तीसरा आता है मृदीय कारक। जैसे खनिज, मृदा जल, कार्बनिक पदार्थ आदि, इसके अंतर्गत ऐसे आते हैं। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। और दूसरा जो आता है, इसके हम बता देंगे जैविक कारक। इसके अंतर्गत सभी जीव आते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? सभी जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, पौधों में भी मालूम सजीवी पौधे, परजीवी पौधे, जंतु, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, जलवायु अजैविक कारक में जो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी जलवायु संबंधी कारक, जिसके अंतर्गत ये निम्नलिखित कारक आते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें। जब हम इसको पढ़ेंगे, नंबर 1 प्रकाश। प्रकाश बोले तो कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। तो एक चीज तो सभी लोगों को मालूम होगी, जो पौधे होते हैं, बोले तो हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे लिख दे, जो हरे पौधे होते हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नीचे से जड़ों से जल H2O, इन दोनों को ये ग्रहण करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य मतलब बोले तो सनलाइट, सूर्य प्रकाश ऐसे लिख दे, सूर्य का प्रकाश। और एक चीज मालूम होगी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या ये कह सकते हैं C6H12O6, जिसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये पौधों का भोजन होता है, ये बनाते हैं। इस बनाने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अब ये पौधों में होता है। अब देखो, अब ये जैसे हरे पादप हैं, तो इन पादप को, ये जो पादप है, ये जो सूर्य है, सूर्य इन पर डायरेक्ट प्रभाव डालेगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। और जो हम लोग हैं, हम पे ये कैसे डालता है? प्रत्यक्ष भी डालता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी डालता है। जब कोई पादप होगा, जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं के ऊपर ये प्रत्यक्ष रूप से डालेगा, उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसको हम खाएंगे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित करेगा कि नहीं प्रभावित करेगा? तो ऐसे ही क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है हम पर और पौधों पर प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। और सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, उन सभी के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा दे रहा हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से दे रहा हो।
अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो आप लोगों ने मालूम होगा जो प्रकाश दृश्य प्रकाश दृश्य या ये कह सकते हैं जो प्रकाश चलता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो जो प्रकाश आता है किरणों के रूप में, वो जो किरणें होती है वो 7 प्रकार की होती है। वेब गोयर आप लोगों ने सुना होगा, वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं। 7 प्रकार की होती है। तो वहां से क्वेश्चन ये बनता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो हरा भी होता है, तो हरा पे मत जाइएगा उसमें। तो एक दो रंग आप याद रखिएगा, एक लाल और एक नीला। सबसे अधिक जो होता है वो लाल में होता है, और इससे कम किस में होता है? सबसे अधिक लाल में, सबसे अधिक लाल में, और इससे कम होता है नीले में। याद रखिएगा, सबसे अधिक लाल में और इससे कम नीले में। ठीक, इसके बाद में जो सूर्य का होता है दृश्य प्रकाश, 7 रंगों का बना होता है। याद रखिएगा। अब प्रकाश का मतलब ये कह सकते हैं, प्रकाश का जो प्रभाव पड़ता है जीवों के ऊपर, उसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश का जो जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर? जीवों के ऊपर, इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक तो पादपों में और एक जंतुओं में। तो एक पड़ेगा प्रकाश का पौधों पर प्रभाव, पे हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। इसमें क्या? प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। प्रकाश का पौधों पर प्रभाव जो पड़ता है वो निम्न प्रकार से पड़ता है, इस पर निम्न प्रकार से पड़ता है, जिसमें एक आपको बता दे दीप्त कालिता, एक शब्द सुनने को मिला, आप लोगों ने सुना होगा, दीप्त कालिता। दीप्त कालिता ये क्या है? सुनो, दीप्त कालिता का मतलब यह होता है जो पौधे होते हैं उनको फूलने और फलने के लिए, या परिपक्व होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी को बोला जाता है दीप्त कालिता। पौधों को फलने के लिए, फूलने के लिए और परिपक्व होने के लिए उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त कालिता कहते हैं। अब ये दीप्त कालिता जो है प्रकाश की अवधि से प्रभावित, मतलब जो पौधे होते हैं प्रकाश की अवधि से प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होते हैं? वो परिपक्व होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। अब इसको भी ना कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्प प्रकाशी पौधे। नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे? अल्प प्रकाशी पौधे, इसको भी हम बता देंगे। मतलब ऐसे पौधे जिनको फलने और फूलने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। लिख दें, ऐसे पौधे, ऐसे पादप जिनको फलने व फूलने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्रकाशी पौधे। अब बात करोगे इसका उदाहरण क्या है, तो धतूरा, जैसे धतूरा, साल्विया, साल्विया नाम सुना होगा, जैसे धतूरा और साल्विया। और हम बात करें एक सोयाबीन, और क्या बात करें? सोयाबीन, सोयाबीन। तो इन पे क्या होता है? अल्प प्रकाशी पौधे, इनको फूलने और फलने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनको फलने और फूलने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है दीर्घ प्रकाशी पौधे। इसके बाद में आता है नंबर 2 पे दीर्घ प्रकाशी
दीर्घ प्रकाशी पौधे। अब ये क्या है, तो ये जो दीर्घ प्रकाशी पौधे हैं इनको फलने या फूलने के लिए, इनको फूलने व फलने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। फूलने मतलब ऐसे पौधे जिनको फूलने व फलने के लिए कितने प्रकाश की, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे पौधे जिनको फलने व फूलने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो वो कौन होंगे, तो पालक होता है, मूली होता है, पालक होता है और मूली होता है। याद रखिएगा क्या होता है, पालक और मूली। जैसे में इसमें क्या लिखा जाएगा, पालक और मूली, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद में आता है नंबर 3। अभी इसके बाद में जब नंबर 3 आता है वो होता है दिवस निरपेक्ष पौधा। दिवस निरपेक्ष पौधा, दिवस निरपेक्ष पौधा। अब ये क्या है, ये जो दिवस निरपेक्ष पौधा का मतलब ये होता है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश हो या ना हो, दिवस निरपेक्ष पौधा, इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर मतलब ऐसे पौधे जिन पर, ऐसे पौधे जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया, ऐसे पौधे जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम बोलते हैं दिवस निरपेक्ष पौधे, उनको हम बोलते हैं दिवस निरपेक्ष पौधे। जिसमें हम बात करें उदाहरण, तो कपास, टमाटर, मिर्च, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कपास, टमाटर, कपास, टमाटर, मिर्च, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो आता है अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधा, इधर लिखेंगे नंबर 4 आता है अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधा। ये क्या है, तो इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनको फलने व फूलने के लिए, फूलने या फलने के लिए पहले अल्प प्रकाश मतलब कम प्रकाश की आवश्यकता और फिर लास्ट में दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पौधे जिनको फूलने या फलने के लिए शुरुआत में तो कम प्रकाश की और लास्ट में अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लिख देंगे ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जिनको शुरुआत में कम प्रकाश और बाद में, ऐसे पौधे जिनको शुरुआत में कम प्रकाश और बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, फूलने व फलने के लिए, फूलने व फलने के लिए। समझ में आया, अल्प प्रकाशी मतलब ऐसे पौधे जिनको पहले तो कम प्रकाश की और बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को हम अल्प प्रकाशी पौधे कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें इसमें, तो उदाहरण इसमें जो आपका आएगा, जैसे अगर हम बात करें गेहूं, वर्तमान में जो गेहूं है इसको प्रकाश की आवश्यकता कम है और धीरे धीरे क्या होता है बहुत ज्यादा होती चली जाती है। तो इसमें हम उदाहरण इसका जैसे बात करें, जैसे गेहूं, इसके बाद में एक और आता है 5 नंबर पे,
5 नंबर पे जो आता है उसको बोला जाता है दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधे। तो समझ में आ गया होगा ना। मतलब ऐसे पौधे जिनको शुरुआत में तो ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता और बाद में कम, ऐसे पौधे जिनको शुरुआत में अधिक और बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फलने और फूलने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधे। दीर्घ का मतलब पहले ज्यादा, अल्प का मतलब कम। दीर्घ अल्प पहले अधिक प्रकाश की, बाद में कम प्रकाश की। तो इसका उदाहरण क्या होगा? तो ब्रायोफिलम या अजूबा। ब्रायोफिलम जैसे ब्रायोफिलम या इसी को बोला जाता है अजूबा। तो ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अल्प प्रकाशी, दीर्घ प्रकाशी, ये सब क्या होता है, आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पढ़ाने को तो हम और आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन बात ये रहती है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग देखने में थोड़ा उसको दब जाते हैं। तो इससे थोड़ा 20-22 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको आप लोग आसानी से देखिएगा और इसके बाद में इसके आगे का हम वीडियो अपलोड करेंगे।